गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ पद्मा सिंह और एक बार फिर आप सभी का पोलपात पे स्वागत है। आज हम प्रमुख संगठन जो हैं उनके बारे में क्वेश्चंस लेकर के आए हैं और उस पर डिस्कस करेंगे। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे साथ में वो भी देखेंगे और आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं। बिहार स्टेट से संबंधित हैं, एनसीईआरटी और डेली प्रैक्टिस, मैराथन और कोर्स वीडियोज़ भी वहाँ पर हैं, तो वो सारी आप चेकआउट कर सकते हैं। प्लस जो मैराथन और अदर लिस्ट हैं साथ में वहाँ कोर्स वीडियोज़ भी हैं, तो ये आपको अभी तो स्टेट आप देकर आइए, उसके बाद चयन परीक्षा में भी आपको पूरा हेल्प करेंगी। और आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि टीजीटी पीजीटी का फुल कोर्स मैं अपने चैनल पर दे रही हूँ पॉलिटिकल साइंस का। तो यदि आप पॉलिटिकल साइंस से टीजीटी पीजीटी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी स्टेट के लिए एंड आगे चयन परीक्षा के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा कोर्स दे रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का। काफ़ी सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, बाकी की और चलती रहेंगी। आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पोलपात के नाम से सर्च करेंगे तो आप हमें फाइंड आउट कर लेंगे। और @ नहीं लगाना है, ओनली पोलपात से सर्च करेंगे। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी कंप्लेन आती हैं कि यहाँ से ज्वाइन नहीं हो रहा, ओपन नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्ट पोलपात से हमें ज्वाइन कर सकते हैं पोलपात के नाम से। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आपको बता दूं कि एक वीडियो और आएगा, एक या दो जो भी आएगा, उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो टॉपिक मैं नहीं दे पाई हूँ क्वेश्चन के थ्रू, तो उनका मैं वन लाइनर देने की कोशिश करूँगी कि सारे को समराइज करके और वन लाइनर में उनको दे दिया जाए, मेन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो। तो एक दो जो भी आज की वीडियोज़ के लिए अपना नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके रखना, क्योंकि उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो चलिए देखेंगे आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस संधि ने यूरोपीय संघ की नागरिकता स्थापित की है? रोम की संधि ने, मास्ट्रिस्ट की संधि ने, या एम्स्टर्डम की संधि ने, या नीस की संधि ने? तो ये मास्ट्रिस्ट की संधि जो है, इसी ने जो है यूरोपीय संघ की नागरिकता स्थापित की है। ठीक है, मास्ट्रिस्ट की संधि को क्या कहा जाता है? यूरोपीय संधि भी कहा जाता है। यूरोपीय संघ की संधि, यूरोपीय संघ की संधि इस नाम से भी जाना जाता है। और ये होती कब है? ये 1992 में होती है, फरवरी 1992 में होती है। और इसमें क्या होता जो है 1992 में हस्ताक्षर किया जाता है, और उद्देश्य क्या होता है कि यूरोपीय एकीकरण को आगे बढ़ाया जा सके, ये इसका उद्देश्य होता है। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है राइट हो गया है। और नेक्स्ट देखेंगे अगला क्या कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुट निरपेक्ष को नाम भी बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये कुछ जगहों पे हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी हुई ऑलरेडी, ताकि यदि हमसे मिस हो जाए तो आप लोग उसको यहाँ पर मेंशन रहेगा तो देख सकेंगे। तो ये सारी चीज़ जो नए लोग हैं उनके लिए बता रही हूँ। नाम, गुट निरपेक्ष को नाम के नाम से भी जानते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट इसको बोलते हैं। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, भारत, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, भारत, इजिप्ट, या भारत, दक्षिण अफ्रीका, यूगोस्लाविया, या भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, भारत, यूगोस्लाविया एंड मिस्र। भारत से कौन थे? नेहरू थे। यूगोस्लाविया से कौन से? टीटो थे, टीटो। और मिस्र से कौन थे? नासिर। ये मिस्र से थे। तो नेहरू, नासिर, टीटो ये जो है मेन थे। मेन ज़्यादातर 3 ही पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी 5 पूछा जाता है। तो सुकर्णो और एनक्रोमा भी आ जाते हैं। ये नाम हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। सुकर्णो एंड एनक्रोमा ये भी आ जाते हैं। सुकर्णो कहाँ से होते हैं? इंडोनेशिया से होते हैं। और घाना के राष्ट्रपति एनक्रोमा भी होते हैं। तो कहीं कहीं पर 5 भी पूछा जाता है, 5 का ग्रुप बनाया जाता है तो पूछते हैं। तो सुकर्णो एनक्रोमा आप उस जहाँ पर होंगे उसको टिक करेंगे। आपकी एनसीईआरटी में 5 ही दिया गया है। सुकर्णो और एनक्रोमा को भी संस्थापक सदस्य माना गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो गया। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका ये देख लीजिए, एक बहुत आता है कि ये कहाँ पर जो है इसको गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है ये यूगोस्लाविया
ये जो यूगोस्लाविया की सिटी राजधानी जो होता है बेलग्रेड, यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में जो है कब होता है ये 1961 में होता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि यहीं से जो है ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत होती है। और जब इसकी स्थापना होती है 1961 में, बेलग्रेड में इसकी स्थापना होती है। बेलग्रेड कहाँ? यूगोस्लाविया में है ये। तो ये ध्यान रखेंगे। तो उस समय इसके क्या थे? 25 सदस्य देश थे, यानी कि 25 देश थे उस समय। इसके सदस्य कितने थे? 25 देश इसके सदस्य थे। अभी जो प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 120 हैं। 120 हैं, लेकिन ये कितने 2012 के अकॉर्डिंग तक ये, यानी कि 2012 तक ये जो है 20 है। वैसे तो कोई जुड़ा नहीं है, पर एक बार चेकआउट करना, आप लोग चेकआउट कर लीजिए कि कहीं कोई जुड़ा तो नहीं है इसमें। वैसे जुड़ा नहीं है, 120 ही हैं। तो ये इतना ध्यान रखिए। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बस इतना। यहाँ पर बेलग्रेड में जो स्थापना होती है 1961 में होती है। यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में 25 सदस्य देश जो है प्रारंभ में होते हैं इसके, और अभी 120 हैं। और चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष शब्द का निर्माण किसने किया है? टीटो ने किया, नेहरू ने किया, या कोडेल कास्त्रो ने किया, या कोई नहीं किया? तो जो ये शब्द है ये नेहरू के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ये आपके सार्क सम्मेलन से संबंधित है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ हमने पहले लिख दी है। जो न्यू है उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको एक दो बार रिवाइज करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2016 में 19वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था, माली में हुआ था, कोलंबो में हुआ था, या कि इस्लामाबाद में हुआ था? कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, इस्लामाबाद। जो 2016 में 19वां सार्क सम्मेलन था ये इस्लामाबाद में प्रस्तावित था। लेकिन इस्लामाबाद, ये पाकिस्तान जो है, इस्लामाबाद कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान अपनी ज़मीन का यूज़ जो है आतंकवाद के लिए, आतंकवाद को पोषित करने के लिए कर रहा था। इस कारण से कई देशों ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। इसलिए ये सम्मेलन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। इसमें कई देशों ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवाद अब पोषित कर रहा है। इसका पूरा नाम देखेंगे सार्क का, तो क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका जो है पूरा नाम है। स्थापना इसकी कब होती है? तो स्थापना होती है 1985 को होती है। इसके सामने 8 दिसंबर और लगा लीजिए, ये लिखना भूल गई थी मैं। 8 दिसंबर 1985 को जो है इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय एकता और जो है आर्थिक विकास। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, आर्थिक है ये। आर्थिक विकास जो है इसका क्या है? उद्देश्य है। संख्या इसकी कितनी है? संख्या इसकी 7 थी। स्टार्टिंग में इसकी संख्या 7 थी। और 8वां देश जो है अभी जुड़ा है, अफगानिस्तान जुड़ गया है। कब? 2007 में। सबसे बाद में यही जुड़ा है, लास्ट है ये। और जो है 2007 में जुड़ा है। कब जुड़ा था? जो 14वां शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ था उसी में जुड़ा था। कौन से 14वां शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, आयोजित हुआ था? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन निकलते हैं कि 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान जुड़ा, और कौन सा शिखर सम्मेलन, 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 यहाँ से इस 14वें शिखर सम्मेलन से निकल रहे हैं आपके। और अफगानिस्तान कौन सा? 8वां देश है। टोटल अभी 8 देश हैं, कुछ पर्यवेक्षक देश हैं, बट अभी टोटल इंक्लूडेड 8 ही हैं इसमें। 2007 में शामिल होता है, अफगानिस्तान है। और इसका प्रस्ताव किसने किया था सार्क का? तो ये बांग्लादेशी राष्ट्रपति जो जियाउर रहमान थे, इन्होंने इसका प्रस्ताव दिया था। और किसका? सार्क का। और इसका सचिवालय कहाँ है? काठमांडू में है। काठमांडू में इसका सचिवालय है, मुख्यालय कुछ भी कहें तो काठमांडू में है। संस्थापक सदस्य इसके 7 थे, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको। 7 इसके संस्थापक सदस्य थे। और अफगानिस्तान अभी जुड़ा है। पर्यवेक्षक की बात करें तो चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ये सब जो है पर्यवेक्षक देश हैं इसके। फिर इसने जो है 2006 में जो क्या किया है, साप्ता को इसने क्या किया है, इस एग्रीमेंट की दिया है इस पर। साप्ता है क्या? साप्ता ये है कि ये फ्री ट्रेड, एक प्रकार से फ्री ट्रेड एरिया है। जितने ये देश इसमें जुड़े हुए हैं 8 देश, इनके बीच में जो ट्रेड एरिया है वो फ्री रहेगा।
तो साफ्ता क्या है, इसको आप ओरली सुन लीजिए। साफ्ता है साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। साफ्ता बनाने का निर्णय किसने लिया है, सार्क ने लिया, यानी कि सार्क से ही संबंधित एक संस्था कह लीजिए, वही है। और इसको जो है, इसका जो उद्देश्य क्या है कि दक्षिण एशियाई देशों के मध्य मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना या कायम करना, ये इसका जो है उद्देश्य है। और साफ्ता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया है। इस पर साइन कब होते हैं तो वो भी मैं लिख देती हूँ। हस्ताक्षर इस पर जो है कब होते हैं, तो हस्ताक्षर इस पर 2004 में किए जाते हैं। 2004 में इस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। और ये कब से, 1 जनवरी 2006 से जो है प्रभावी हो जाता है। साफ्ता इम्पॉर्टेंट है और आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये फ्री ट्रेड एरिया है, जो ये देश हैं इनके मध्य में फ्री ट्रेड एरिया बनाने का ये प्रयास किया गया है। साफ्ता सार्क ने ही इसको बनाया है, यानी कि सार्क ने ही पहल बनाने का निर्णय ले चुका है। तो ये 1 जनवरी 2006 से जो है ये लागू हो जाता है। 2004 में इस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1 जनवरी 2006 से ये लागू हो जाता है। ये लागू होने की तिथि है इसकी, और ये हस्ताक्षर करने की तिथि है। और एक बात और समझेंगे कि जो बांडुंग सम्मेलन था ये भी किससे संबंधित है, ये इसी गुट निरपेक्ष से संबंधित है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ सार्क से संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ उत्तर अटलांटिक संधि की बारे में बात करेंगे हम। इसमें कितने सदस्य हैं, तो जो उत्तर अटलांटिक संधि है इसमें कितने सदस्य राष्ट्र हैं, कितने हैं, 18 हैं, 28 हैं, 29 हैं या फिर 30 हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं, क्योंकि अभी नाटो में 31 देश हैं, कितने हैं, 31 देश हैं अभी जो है, कितने देश हैं, 31 देश हैं। और ये जो मैसेडोनिया है उत्तरी, ये 30वां था। अभी कितने देश हैं, 31 देश हैं अभी। तो ये ऑप्शन यहाँ कर लेते हैं, यही राइट होगा, ठीक है। 31 देश हैं। 30वां जो है, ये 30वां देश जो है उत्तरी मैसेडोनिया था, ठीक है। ये सेकेंड लास्ट था। और अभी जो जुड़ा है, कब जुड़ा है, 2023 में। 2023 में कौन जुड़ गया है, फिनलैंड, ये लास्ट है, 31वां है। फिनलैंड जुड़ा है, ये 31वां सदस्य देश है इसका, नाटो का, ठीक है। और ये जो है ये सेकेंड लास्ट है, उत्तरी मैसेडोनिया। और टोटल अभी 31 हैं। इस पर हमने पूरा एक सबसे पहला वीडियो बिहार स्टेट पे मेरा यही गया था। और जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं इनको मैंने बहुत डेप्थ में बताया है, तो उसमें आप अगर जाकर के इसको सर्च करेंगे, और बहुत इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। और यदि आपने वो वीडियो कर लिया तो मुश्किल है कि कोई क्वेश्चन बाहर जाए। उसमें सारे मैंने रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है सारे कवर किए हैं, जो कि आपके स्टेट में वो हैं, सिलेबस में हैं। तो सारे एक ही वीडियो मैंने कवर किए हैं, जाके उसको देखिए और वहाँ से प्रॉपर, वो अपने आप में नोट्स हैं, वो वीडियो ही पूरा नोट्स है। तो उसको देखिए, अच्छे से समझिए, अपने नोट डाउन कीजिए जो आपको नहीं आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ई राइट हो जाएगा। और चलते हैं आगे। देखो ये नाटो क्या है, एक सैन्य संगठन है। जो नए हैं वो एक बार देख लेंगे। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में है, ठीक है। और जो ये 30वां 27 मार्च 2020 में उत्तरी मैसेडोनिया इसका सदस्य बना। तो कौन सा बना सदस्य, 30वां, ठीक है, 30वां सदस्य बना है। और जो 31वां सदस्य कौन है, फिनलैंड है। और 2023 में इसने नाटो को ज्वाइन किया है। तो ये जो है लास्ट है, फिनलैंड क्या है, लास्ट है। और जो उत्तरी मैसेडोनिया है ये सेकेंड लास्ट है, ये भी ध्यान रखेंगे, सेकेंड लास्ट। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्या कह रहा है कि 1967 में शुरू में आसियान की सदस्यता वाले देश में कौन सी जोड़ी नहीं है, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया। तो जो लाओस और म्यांमार है, ये जो संस्थापक सदस्य हैं उनमें ये नहीं आता। ये इसने एक साथ ही ज्वाइन किया था, लेकिन बाद में ज्वाइन किया था। तो इसने ज्वाइन कब किया था, ये लाओस और म्यांमार इन्होंने कब ज्वाइन किया, इन्होंने 1997 में ज्वाइन किया है। एक साथ ही ज्वाइन किया था दोनों ने। तो 1997 में जो है
इसको ज्वाइन किया था। बाकी ये सभी जो है संस्थापक सदस्य हैं। संस्थापक सदस्यों की बात करें तो 5 हैं। मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस जो है ये इसके संस्थापक सदस्य हैं। और स्थापना कब होती है तो 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना होती है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में होती है। मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में जो है इसका मुख्यालय है। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी जो है ये इसका आदर्श वाक्य है। 8 अगस्त को, क्योंकि 8 अगस्त को स्थापना होती तो ये आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सारी बातें आप जो है ध्यान रखेंगे। और यदि हम बात करें कि इसके और जो कितने देश इन्होंने इसको जो है 5 के बाद कितने इसको अपनाया है, कौन कौन से देशों ने, तो देखेंगे यहाँ पर ब्रुनोई, ठीक है, ब्रुनोई ने इसको लिया है। 5 थे पहले, 5 ने इसको और ज्वाइन किया। टोटल 10 सदस्य हैं इसके, भी टोटल 10 सदस्य हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे, पूछता है कि कुल कितने हैं, तो टोटल 10 हैं। 5 जो संस्थापक हैं, 5 बाद में ज्वाइनर हैं। ब्रुनोई ने ज्वाइन किया, लाओस म्यांमार ने ज्वाइन किया है, और वियतनाम में ज्वाइन किया है, वियतनाम ने ज्वाइन किया है। लाओस म्यांमार, उसके बाद लाओस म्यांमार आते हैं, तब फिर कंबोडिया ज्वाइन करता है, तब फिर कंबोडिया ज्वाइन करता है। ब्रुनोई कब करता है? ये 84 में करता है, 1984 में करता है। वियतनाम कब करता है? ये जो है 95 में करता है, और इसी के 2 साल बाद 97 में लाओस और म्यांमार करते हैं। कंबोडिया क्या करता है? उसी के 2 साल बाद जो है 99 में ये करता है, कंबोडिया इसको ज्वाइन कर लेता है। तो टोटल 10 सदस्य हैं इसके, और बाकी सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो थी बता दी हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो नए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन लिख के रखी है, क्योंकि सब कुछ लिखना यहाँ प्रैक्टिस में संभव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किन 2 संस्थानों ने मिलकर जलवायु परिवर्तन वित्त पोषण के मुद्दे पर निर्धन देशों की खातिर एक मंच पर शुभारंभ करने की योजना बनाई? ADB और AIIB, या ADB और NDB, या विश्व बैंक और IMF, या IMF और NDB? किसने जो है किया? तो ये जो है ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, विश्व बैंक और IMF, ठीक है। इन्होंने मिलकर जो है, इन्हीं 2 संस्थानों ने मिलकर जलवायु परिवर्तन वित्त पोषण के मुद्दे पर निर्धन देशों की खातिर एक मंच पर शुभारंभ करने की जो है योजना की। यदि हम बात करें कि विश्व बैंक क्या करता है, तो ये जो केवल विकासशील देश होते हैं, केवल देख लीजिए, केवल का मतलब केवल विकासशील देशों को ये जो है ऋण देता है। कैसे देता है? नीति सुधार और परियोजनाओं के लिए ऋण देता है, ठीक है। केवल जो विकासशील देशों को ये ऋण देता है, और वो भी किन चीज़ों के लिए? नीति सुधार तथा परियोजनाओं के लिए भी इनको ऋण देता है, ठीक है, ऋण देता है, यहाँ कर लेते हैं। और जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो, तो ये क्या करता है? केवल नीति सुधार के लिए ऋण देता है, वो भी दोनों को देता है, विकसित और विकासशील। तो ये इनकी एक विशेषता है दोनों की, देख लीजिए। तो ये केवल विकासशील को देता है और नीति सुधार परियोजना दोनों के लिए देता है। लेकिन ये जो IMF है, ये विकसित और विकासशील, यानी कि धनवान भी जाकर के वहाँ पर ऋण ले सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि वो नीति सुधार के लिए होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, कौन क्या करता है। चलिए देखेंगे आगे। ICJ की संविधि में कितने अनुच्छेद हैं? कितने हैं? ICJ का मतलब है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो कितने अनुच्छेद हैं? 26, 111, 70 या फिर 76? कितने हैं यहाँ इसके अनुच्छेद जो है, कितने हैं? तो ये 70 अनुच्छेद हैं इसमें, ठीक है, 70 अनुच्छेद हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। एक बात ध्यान दीजिए, जितनी भी संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं, 6 अंग हैं टोटल, तो 5 का जो है वही न्यूयॉर्क में ही मुख्यालय है। सिर्फ एक का अलग है, वो है अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इसका कहाँ है? हेग, नीदरलैंड के हेग में इसका मुख्यालय है। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मुख्यालय सिर्फ एक, 6 में से सिर्फ एक का मुख्यालय अलग जाता है, बाकी सबका वही न्यूयॉर्क में ही है। यहाँ पर लिख दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का पृथक संविधान है, जिसमें कि 5 अध्याय हैं, 70 अनुच्छेद हैं। तो देख लीजिए, 5 अध्याय भी हैं इसके और 70 अनुच्छेद हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हेग में है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहा, किसने कहा कि राष्ट्रसंघ एक शिथिल संघीय ढांचा है? ऐसा किसने कहा?
मैन बी पॉटर ने कहा है, या गैथन हार्डे ने कहा है, या हिल्स ने कहा, या इनमें से किसी ने भी नहीं कहा है। तो ये कहने वाले पिटमैन बी पॉटर हैं। राष्ट्रसंघ को एक शिथिल संघीय ढांचा इन्होंने बोला है। अगला क्या कह रहा है कि G77 के कुल सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? 77 है, 154 है, या 134 है, या 107 है। G77 की बात हो रही है, इसकी जो है वर्तमान संख्या कुल कितनी है ये पूछा जा रहा है आपसे, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 134 इसकी टोटल संख्या है इस समय। 134 इसकी संख्या हो जाएगी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्या कह रहा है कि कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? भारत नहीं है, जापान नहीं है, इटली नहीं है, या फिर जर्मनी नहीं है। तो इसका जो है भारत नहीं है। इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? जापान, इटली, जर्मनी और यूके, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, ये इसके सदस्य हैं। यूके, कनाडा, फ्रांस और अमेरिका, जो ये इसके सदस्य हैं। भारत इसका जो है सदस्य देश नहीं है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट में लगी होगी, यहाँ पर हम थोड़ा सा फास्ट रिवीजन करेंगे। तो कौन सा देश क्या है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? नेपाल नहीं है, भूटान नहीं है, या फिर सिंगापुर नहीं है, या फिर थाईलैंड नहीं है। तो जो सिंगापुर है ये बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिम्स्टेक बाद में बना है, पहले ये था क्या बिमटेक था। जब इसके साथ म्यांमार जुड़ जाता है तब एम इसमें लग जाता है और ये बिम्स्टेक बन जाता है। तो पहले जो इसके सदस्य थे, इसका पूरा नाम देख लीजिए, बे ऑफ बंगाल क्या है, एसोसिएशनल फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका ये नाम है। ठीक है। 5 सदस्य दक्षिण कोरिया, इसमें क्या है 5 सदस्य देश कहाँ से हैं? दक्षिण एशिया के हैं, और जो दूसरे 2 सदस्य देश हैं ये कहाँ पूर्व एशिया से हैं। म्यांमार और थाईलैंड कहाँ से आते हैं? जो ये पूर्व एशिया से आते हैं। ठीक है। और इसमें टोटल 7 सदस्य देश हैं आज के टाइम पे। 4 जो हैं इसके संस्थापक सदस्य थे। संस्थापक कितने थे? 4 थे। ठीक है। फिर 1997 में कौन जुड़ जाता है आकर के? म्यांमार जुड़ जाता है। म्यांमार के जुड़ते ही इसका नाम बिम्स्टेक हो जाता है। फिर क्या होता है कि 2004 में नेपाल और भूटान जुड़ते हैं। कब जुड़ते हैं इससे? 2004 में नेपाल और भूटान जुड़ जाते हैं, और नेपाल और भूटान के जुड़ते ही ये इसका इतना लंबा चौड़ा नाम इसको दे दिया जाता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका नाम दे दिया जाता है जब नेपाल और भूटान इससे जुड़ जाते हैं। तब म्यांमार जुड़ता है तो बिम्स्टेक कर दिया जाता है। जब 4 होते हैं तो एम को हटा दिया जाता है, तब उस समय ये बिम्स्टेक रहता है बस ओनली। ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। और इसका अगर हम गठन की बात करें तो इसका गठन भी कब होता है? 1997 में ही होता है। 1997 में जो है इसका गठन होता है, और उसी वर्ष जो है आकर के म्यांमार जुड़ जाता है। म्यांमार जुड़ जाता है तो ये बिम्टेक से बिम्स्टेक बन जाता है। चलिए देखेंगे। उसके बाद नेपाल और भूटान जुड़ते हैं तो इसका ये नाम रख दिया जाता है। आगे देखेंगे। IMF का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, वाशिंगटन DC में है, लंदन में है, या फिर मनाली में है। तो ये कहाँ पर है? ये वाशिंगटन DC में है IMF का मुख्यालय। और इस समय जो है IMF के कुल 190 सदस्य देश हैं। 100 कितने हैं? 90 सदस्य देश हैं इस समय। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, निर्धनता कम करना, रोजगार को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, ये इसके जो है कुछ मेन उद्देश्य हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बी आपका राइट है। आगे देखेंगे। किस वर्ष भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने? 2015 में, 19 में, या 18 में, या फिर 17 में? तो इसका मैंने आपको कई बार कराया है, आंसर आपका सही आना चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 17 में ये बने हैं। ठीक है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के निम्नांकित महासचिवों को उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित करें। यूथॉन्ट, कुर्त वाल्देम, या टिग्वेली और डेग हैमरशोल्ड। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जो टिग्वेली बनते हैं, जो ट्रिगवेली हैं ये हमारे फर्स्ट हो जाएंगे, ये बनते हैं। उसके बाद फिर ये हैमरशोल्ड, उसके बाद ये हैमरशोल्ड बनते हैं। फिर बनते हैं यूथॉन्ट
उसके बाद कौन बनता है? तीसरे नंबर पे यूथांट आते हैं और फिर आएंगे चौथे नंबर पे वाल्देम। ये हमारा सही सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। और वर्तमान में कौन है? एंटोनियो हैं। एंटोनियो जो हैं कब बने थे? ये 1 जनवरी 2017 में बने थे और इनका कार्यकाल जो है दोबारा वाला, यानी कि दोबारा भी ये महासचिव चुन लिए गए हैं, तो दोबारा भी इनका यही है अभी प्रेजेंट टाइम में। ये जो है गुतरेस, जो एंटोनियो गुतरेस है, प्रेजेंट टाइम में यही महासचिव हैं। तो 8वें की बात करें तो ये बान की मून थे और ये दक्षिण कोरिया से थे, ठीक है। और ये जो है ग्लेडविन जेब, ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये यूएनओ के कार्यवाहक जो है महासचिव थे। कब से? 1945 से 1946 के बीच में, जब ये नया नया बना था तो कार्यवाहक महासचिव बने थे। कौन से? ग्लेडविन जेब। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्या है कि एन एजेंडा फॉर पीस किस महासचिव से संबंधित है? तो ये कोफी अन्नान, बुतरस बुतरस घाली, कुर्त वाल्दमिन या यूथॉन्ट। तो एन एजेंडा फॉर पीस जो है बुतरस बुतरस घाली के टाइम पर ये रिपोर्ट दी गई थी, तो इन्हीं से संबंधित है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो ये 24 अक्टूबर 1945, 26 अक्टूबर 1945, 30 अक्टूबर 1947 या 30 अक्टूबर 1945। तो जो है ये 30 अक्टूबर 1945, यहाँ ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। और भारत जो है संस्थापक सदस्य देशों में आता है, यानी कि शुरुआत में ही इसने जो है ज्वाइन कर लिया था, तो संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य देशों में आता है। ये कितने थे? और ये आप बताएंगे इसके संस्थापक सदस्य देश कितने थे? मैंने आपको कई बार बताया है, तो ये आप बताएंगे हमें। और अगर बात करें तो इसने ज्वाइन कब किया? तो 30 अक्टूबर 1945 को इसने जो है हस्ताक्षर कर दिए थे इस पर और ज्वाइन कर लिया था इसको। चलिए देखिए इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो लीजिए कि जो 24 अक्टूबर 1945 को क्या है, ये जो 24 अक्टूबर 1945 में कौन अस्तित्व में आता है? ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ये अस्तित्व में आता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व में आता है 24 अक्टूबर 1945, इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखेंगे। और 30 अक्टूबर को भारत इसको ज्वाइन कर लेता है। संस्थापक सदस्य है भारत, ये भी ध्यान रखेंगे। टोटल कितने थे मैं बता देती हूँ, कल आपका एग्ज़ाम है। तो 50 देश जो है इसके संस्थापक देशों में संयुक्त राष्ट्र पर चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले 50 देश थे, ठीक है। तो 50 देश थे, संस्थापक सदस्यों की बात करें तो 50 थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए देखो, जो ये महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, इनके बारे में बहुत पूछा जाता है कि ट्रिगवेली कहाँ के हैं? तो ट्रिगवेली नार्वे के हैं, और मतलब ये पहले महासचिव थे, तो इनके बारे में पूछा जाता है। ये नार्वे के हैं। और जो अभी जो प्रेजेंट टाइम में हैं गुतरेस, तो ये हैं पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुटेरेस ये पुर्तगाल के हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? UNFCC का विस्तार करें। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट कॉल, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फर्स्ट कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क काउंटर ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि ऑप्शन बी आपका जो है यहाँ राइट हो जाएगा। संबंधित किससे है ये? तो वो भी जान लीजिए, जो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनसे संबंधित है क्लाइमेट चेंज। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस वर्ष में यूरोपीय परिषद गठित हुई है? तो किस में हुई है? यूरोपीय परिषद की बात हो रही है। 1952 में, 1949 में, या 1950 में, या 1951 में। तो यूरोपीय संघ जो है बना है, तो वो कई स्टेप में जाकर के धीरे धीरे बना है। कई सारी चीज़ें, कई संस्थाएं अस्तित्व में आई हैं, तब जाके ये यूरोपीय संघ इतना बड़ा बन पाया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यूरोपीय परिषद जो है कब गठित हुई है? तो ये हुई है 1949 को। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्या है? बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, वो किस देश से हैं? जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड या मंगोलिया। कहाँ से बिलोंग करते हैं बान की मून? तो ये दक्षिण कोरिया हो जाएगा। जब ये महासचिव थे, अभी तो नहीं है, ये 8वें महासचिव थे, तो ये जो है दक्षिण कोरिया से बिलोंग करते थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्य में परामर्शी आधार पर गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी का प्रावधान करता है? तो कौन 34 करता है या 79 करता है या 32 करता है या 71 करता है? तो इसमें जो है ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा राइट 71। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा 21 का। और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है। तो ये न्यूयॉर्क में स्थापना होती है इसकी। कब होती है? अभी अभी हमने बात की 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 को ये अस्तित्व में आता है। भारत ने इसको 30 अक्टूबर 1945 को ज्वाइन कर लिया है। उद्देश्य इसका क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का शांतिपूर्ण एवं सहयोगी विश्व की स्थापना करना, अस्तित्व में लाना। और इसके 6 मुख्य अंग हैं, ठीक है। और जो 6 मुख्य अंग हैं इनमें से 5 के जो मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अभी अभी हमने ऊपर भी बताया था, फिर भी एक जगह लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 जो है मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। महासभा में 93 सदस्य हैं और एक समान मत है। सभी जितने भी देश हैं सभी का एक समान मत है। सुरक्षा परिषद की बात करें तो इसमें 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी 10 अस्थायी, 2 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। और इसमें जो है समान मत नहीं होता है किसी का। कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं विश्व के कि जिनका इनमें जो है प्रतिनिधित्व है ही नहीं। स्थायी सदस्यों में सिर्फ 5 सदस्य हैं, तो इसमें कई सारे जो है विश्व के क्षेत्र एरिया छूट जाते हैं। तो इसमें जो है एक प्रकार से भेदभाव का यहाँ पर चित्रण देखने को मिलता है। आगे देखेंगे तीसरी क्या है? आर्थिक और सामाजिक परिषद है जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और जो है 54 इसमें सदस्य होते हैं। न्यास परिषद की बात करें तो जो पलाऊ है इसके स्वतंत्र होते ही 1 नवंबर है ये 1 नवंबर 1994 से ये स्थगित कर दिया गया है। जो पलाऊ था ये लास्ट देश था जिसके स्वतंत्र होते ही इसको स्थगित कर दिया गया। कब किया गया? ये डेट पूछता है 1 नवंबर 1944 को 1994 को, यानी कि 1994 को इसको जो है स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। न्यास परिषद को। और ये पलाऊ पूछेगा, लास्ट जो है देश कौन सा है? तो पलाऊ लास्ट देश है। इसके फ्री होते ही 1 नवंबर 1994 को ये स्थगित कर दिया गया है। अगला 5वां क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करता है। तो इसी का सिर्फ जो है मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। बाकी सबका न्यूयॉर्क में है, हमने यहाँ बता दिया है। बाकी सबका कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। एक जगह ऐसी इन्फॉर्मेशन कर लेंगे तो आपको याद भी रहेगा और आसानी होगी और लंबे टाइम तक याद रहेगा। इसलिए इस तरह से मैं बना करके देती हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो जाए याद करने में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होता है इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, 9 वर्षों का कार्यकाल होता है, ठीक है। और छठा क्या है? सचिवालय है। तो सचिवालय के बारे में अभी हम बात कर ही रहे थे। छठा जो है सचिवालय है। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है कि सोवियत संघ किस वर्ष परमाणु विस्फोट के साथ जो है परमाणु क्षेत्र में प्रवेश करता है? जो परमाणु क्लब होते हैं उनमें किस वर्ष जो है प्रवेश करता है? सोवियत संघ की बात हो रही है 1995 में, 1949 में या 1951 में या 1947 में। तो जो अमेरिका के बाद दूसरा राज्य कौन था? तो यही था। ये 1949 में जो है परमाणु विस्फोट करके परमाणु क्षेत्र में प्रवेश करता है। परमाणु क्लब जो देश होते हैं उसमें ये प्रवेश कर जाता है। और ये अगर हम बात करें कि कौन सा रहता है तो ये दूसरा नंबर पर रहेगा ये, ठीक है। दूसरे नंबर पर इसका रहता है। और अमेरिका कौन है? फर्स्ट नंबर पर है। अमेरिका फर्स्ट पर है और सोवियत संघ दूसरे नंबर पर है। फिर उसके बाद देखो ब्रिटेन आ जाता है, यहाँ लाइन से लिख रखे हैं। फिर तीसरे पे चौथे पे फ्रांस आ जाता है, 5वें पे चीन आ जाता है और छठे पे भारत आ जाता है। छठा भारत आता है। 1974 में जो इंदिरा गांधी ने किया था, इसको शांति बोला था लेकिन फिर भी वो आ गया था, परमाणु क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। 1964 में चीन। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं इसलिए यहाँ पर हमने पहले से लिख दिए, कहीं मैं मिस ना कर जाऊँ, भूल ना जाऊँ। और 1960 में फ्रांस आता है और 1952 में ब्रिटेन आता है और 1949 में कौन आता है? ये सोवियत संघ आता है। अमेरिका जो है पहला होता है देश जिसके पास ये परमाणु बम या परमाणु हथियार आते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन बिम्स्टेक के बारे में सही है? कौन सा सही है? बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय आर्थिक समूह है जिसमें बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। इसकी स्थापना 1998 में हुई।
2001 में दिल्ली में बिम्स्टेक की बैठक हुई। तो अभी अभी हम बिम्स्टेक के बारे में इतनी नॉलेज लेके आ रहे हैं कि इसको आंसर जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा। सिर्फ जो है पहला सेंटेंस सही है कि बिम्स्टेक एक उप क्षेत्रीय आर्थिक समूह है जिसमें क्या है, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। बाकी के जो है सेंटेंस सही नहीं है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर कुछ डेट लिखी हुई है, हमने पहले डिस्कस कर दिया है, फिर भी आप एक बार और देख लीजिए। इसकी 6 जून 1997 में जो है बिम्स्टेक की स्थापना होती है, ठीक है। और 22 दिसंबर, बस 4-5 महीने बाद ये क्या करता है, ये 5-6 महीने बाद म्यांमार आकर के इसको ज्वाइन कर लेता है और इसका नाम बिम्स्टेक हो जाता है, यानी कि यहाँ एम लग जाता है। उसके बाद 1 जनवरी 2004 में नेपाल, भूटान इसको ज्वाइन करता है, जिसका उतना लंबा चौड़ा नाम रख दिया जाता है, हमने आपको पहले बता दिया है। 31 जुलाई 2004 में क्या होता है, इसका पहला शिखर सम्मेलन होता है। कहाँ होता है, बैंकॉक में होता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके खास डेट्स हैं, फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है कि, तो ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही काम का है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया था। क्योंकि क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते हम भी मिस कर जाते हैं, कुछ जानकारी हमारे दिमाग से निकल जाती है। तो पूरी उस समय पहले से ही लिख लें, जब बहुत ज़रूरी कोई चीज़ हो तो उसको पहले ही नोट डाउन कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। ब्रिक्स शब्द वर्ष 2001 में निवेश बैंक गोल्डमैन चैस के एक प्रतिवेदन में गढ़ा गया था। ब्रिक्स को अल्प विकसित देशों के हितों के संरक्षक के रूप में चिन्हित किया गया है। तो ब्रिक्स अल्प विकसित नहीं है, बल्कि ये विकासशील, जो तेज़ी से बढ़ती हुई, ये आर्थिक रूप से जो तेज़ी से देश आगे बढ़ रहे हैं, उनका ये एक ग्रुप है। तो दूसरा सेंटेंस तो अपने आप में गलत है, पहला सही है। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी कि केवल एक सही है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विचार करिए, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि 1972 में हुई, यह मूलतः निःशस्त्रीकरण का प्रयास था। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो जो है हम सीधे इसका ऑप्शन कहाँ है, एक एंड दोनों, यहाँ पर दोनों लिखा हुआ, दोनों सही हैं। तो दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी दोनों सही हैं। आपके दोनों ऑप्शन ये राइट हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7वां गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ पर आयोजित हुआ था, बीजिंग में, नई दिल्ली में, या फिर माले में, या फिर कोलंबो में। तो ये नई दिल्ली में हुआ था। अभी हम इसके पहले बात करके भी आए हैं कि 7वां गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, वैश्वीकरण के एक अपरिहार्य कारण के रूप में पहचाना गया है किसे, सैनिक अभियानों को, प्रौद्योगिकी को, नवीन संस्थाओं को, नई संरचनाओं को। तो अगर बोले कि वैश्वीकरण जो है इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका एक मुख्य कारण क्या है, तो प्रौद्योगिकी ही है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये तो आप नहीं पढ़ेंगे तब भी आंसर कर पाएंगे। आगे क्या है, शांति के लिए एकता का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनाया गया। कब अपनाया गया, कोरिया संकट के दौरान, वियतनाम संकट के दौरान, सुएज संकट के दौरान, क्यूबा संकट के दौरान। तो शांति के लिए एकता का प्रस्ताव कोरिया संकट के दौरान संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है अपनाया था। आगे देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य कौन है, सोमालिया है, दक्षिण सूडान है, कांगो है, या कोसोवो है। तो यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है नवीनतम सदस्य की बात करें तो ये दक्षिणी सूडान है, और ये जो है ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभी हमने बात की थी कि किसके टोटल कितने सदस्य हैं, तो 193 हैं, 193 सदस्य हैं। आपके एनसीईआरटी में यही दिए जाते हैं, कहीं कहीं पर 194 होता है तो वो भी दे दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो है परीक्षाओं में इसी को सही माना जाता है। तो ये आप थोड़ा सा देख के रखिएगा, 193। दक्षिणी सूडान जो है लास्ट है, और टोटल सदस्य कितने हैं, 193 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आसियान प्लस 3 सहयोग दिसंबर 1997 में प्रारंभ हुआ। आसियान देशों के अलावा 3 अन्य देश, जो तीसरे अन्य देश हैं वो कौन से हैं, चीन, जापान, भारत हैं, जापान, भारत, मेक्सिको है, जापान, मेक्सिको, रूस है, या जापान, चीन, कोरियाई गणतंत्र है। आंसर करेंगे इसका सभी, कौन सा है, तो जापान, चीन, कोरियाई गणतंत्र, यही ऑप्शन डी आपका जो है राइट हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ मिसप्रिंट है, इसको छोड़ते हैं और यहाँ देखेंगे
यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है या रोम में है? कहाँ पर है? तो ये जो है पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय बात करें तो ये पेरिस में है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्योटो प्रोटोकॉल का मुद्दा किससे संबंधित है? आतंक से, परमाणु परीक्षण रोकने से या जलवायु परिवर्तन से या आर्थिक विकास से? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है, जो विश्व का पूरा ये तापमान बढ़ रहा है, भूमंडलीय तापमान में बढ़ोतरी की वजह से एक इसका सोल्यूशन निकालने के लिए जापान के क्योटो शहर में, कहाँ है ये क्योटो? जापान के क्योटो शहर में दिसंबर 1997 में क्या किया जाता है? एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिसमें सलूशन ढूंढने की कोशिश की जाती है कि कैसे जो है ये गैसेस जो हैं इनका कम उत्सर्जन किया जाए। तो इस सम्मेलन में कुछ प्रमुख औद्योगिक देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती हेतु कुछ ऐतिहासिक समझौते किए गए थे, उस पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ये शॉर्ट में इसके क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित जो है, इसमें क्योटो जो इसमें नियम और रूल लागू किए थे उसे क्योटो प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, वियना में है, जिनेवा में है या फिर हेग में है? तो देखो हेग में क्या है, आपका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका जो है मुख्यालय वहाँ पर है। और यदि हम बात करें मानवाधिकार आयोग की तो इसका मुख्यालय हो जाता है जिनेवा में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ होता है? जिनेवा में। 34 का सी ऑप्शन राइट है। चलिए देखेंगे। और ये 10 दिसंबर को, एक और इसका इम्पोर्टेंट है, 10 दिसंबर को क्या है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ और देखेंगे कि इसकी सदस्य संख्या कितनी है। तो सदस्य देशों की संख्या 47 है। ये भी देख लीजिए साथ में, क्योंकि सदस्य देश पूछ लेता है। अगला है, किस वर्ष उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार संगठन अस्तित्व में आया? तो उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार संगठन कब आया है? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको तो पहले ये जान लीजिए, इसको नाफ्ता बोलते हैं। NAFTA, नाफ्ता बोलते हैं इसे। और ये प्रभाव जो है अस्तित्व में कब आता है? तो ये 1989 को आता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, नाफ्ता है क्या? तो नाफ्ता जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा के मध्य मुक्त व्यापार मार्ग जो है, मुक्त व्यापार मार्ग प्रशस्त हुआ है उसी को, यानी कि मुक्त ट्रेड के लिए यहाँ पर कोशिशें की गई हैं। जैसे कि साफ्ता है अपना दक्षिण एशियाई का, वैसे इनका नाफ्ता है, बल्कि इनका पहले आया था और हमारा बाद में आया। तो हो सकता है इनको ही जो है इनके जो एक प्रकार से कॉपी किया हो या उसी उद्देश्यों से उसका जो है वहाँ पर। अच्छी चीज़ों को कॉपी करना बुराई नहीं है, अच्छी चीज़ें कॉपी की जानी चाहिए। तो पहले नाफ्ता आया था, उसके बाद साफ्ता आया है, क्योंकि वो 2006 में लागू हुआ है और 2004 में हस्ताक्षरित किया जाता है। यदि बात करें ये अस्तित्व में तो 1989 में आया, लेकिन ये जो नाफ्ता है प्रभावी कब होता है? तो 1994 में जो है प्रभावी हो जाता है और हस्ताक्षर भी इसी में 1994 में इसको हस्ताक्षरित किया जाता है और फिर इसको प्रभावी भी कर दिया जाता है। तो आप ये 2 डेट याद रखेंगे कि यहाँ पर जो है ये प्रभावी हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो जाता है? अस्तित्व में आ जाता है। तो 2 चीज़ याद रखेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है, भारत किस वर्ष व्यापार संगठन का सदस्य बना? किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? 1994 में, 1995 में या 1996 या 1997 में? तो यदि भारत की बात करें तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये 1994 में जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन जाता है। और यदि हम बात करें कि विश्व व्यापार संगठन, यानी कि इसको शॉर्ट में इंग्लिश में बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये पहले किस नाम से था? तो ये पहले गेट नाम से था। ठीक है, फिर इस पर बहुत सारे आरोप लगते हैं, भेदभाव के वगैरह वगैरह बहुत सारे आरोप लगते हैं। तो इसको बदल करके WTO, इसको हटा करके WTO जो है अस्तित्व में आता है। और ये आता कब है? ये आता है 1995 को आता है अस्तित्व में, ये 1995 को आता है। तो इसी का जो गेट का रूपांतरित वर्जन WTO है, 1995 में ये आता है अस्तित्व में। ठीक है, और भारत ने कब ज्वाइन किया? 1994 में ज्वाइन कर लिया था इसको। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है कि आतंकवादी संगठन तथा उसकी संक्रियाओं के मुख्य देश के त्रुटिपूर्ण युग्म पहचानिए।
इस्लामिक स्टेट सीरिया, अल कायदा अफ़गानिस्तान, बोको हराम नाइजीरिया, हिजबुल्लाह फ़िलिस्तीन। तो इसमें कौन सा जो है त्रुटिपूर्ण है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी आपका यही राइट हो जाएगा, हिजबुल्लाह फ़िलिस्तीन। ये जो है, क्योंकि जो हिजबुल्लाह है ये ईरान एवं सीरिया, जहाँ पर तालिबानी शासन चल रहा है, तो वहीं पर है, ईरान और सीरिया से संबंधित है ये। ठीक है, तो हिजबुल्लाह कहाँ है? ईरान और सीरिया। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यही आपका ऑप्शन है, हाँ दे रखा है, ठीक है, यही आपका राइट ऑप्शन है, त्रुटिपूर्ण है। अगला क्या है कि 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य रचनाकार कौन थे? तो ये जो है मुख्य रचनाकार की बात हो रही है, तो ये थे आपके ये जो जॉन एम केन्स एंड हैरी डी वाइट, यही थे। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य रचनाकार की बात हो रही है, तो जॉन एम केन्स और हैरी डी वाइट थे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दक्षेस की कार्य पद्धति का आधार है, क्या है? भारतीय दृष्टिकोण, बहुसदस्यों का दृष्टिकोण, आम सहमति, 2/3 बहुमत। तो ये आम सहमति जो है यही इसका जो है दक्षेस की कार्य पद्धति है। कार्य पद्धति का आधार है क्या है? आम सहमति। सबकी सहमत हो जाएगी तो कार्य जो है वो प्रोसेस में आ जाएगा। अगला क्या है कि क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य के साथ अंतःशासकीय संगठन का उदाहरण है यूएनओ, WHO और NTMO या फिर SAARC यानी कि सार्क। तो ये सार्क है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। सार्क के बारे में हमने अपनी बातें अभी सार्क को अच्छे से डिस्कस किया ही था, तो ये उसी का है। इसको क्या है? क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य हैं इसके। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण सहयोग के लिए वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को या 19 सितंबर को, ये या 12 दिसंबर को या 12 सितंबर को, कब मनाया जाता है? तो ये जो है 12 दिसंबर है, इसी में मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ये सॉरी दिसंबर में कर दिया इसको मैंने, दिसंबर में नहीं होगा, ये सितंबर में होगा, 12 सितंबर। 12 सितंबर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुरक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? 1945 में या फिर 1944 में, 46 में या फिर 49 में? तो ये 1945 में की गई थी, आप सबको पता है। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना तो 1945 में होती है, लेकिन इसमें बाकी चीज़ें देख लें। टोटल 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं, 5 स्थायी होते हैं, ठीक है, और 10 अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। जो अस्थायी होते हैं ये तो स्थायी होते हैं, जो अस्थायी होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष के में ये चेंज होते रहते हैं, यानी कि इनका चुनाव होता रहता है। 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और 5 स्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और ये संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर से एक बार सुन लीजिए, चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ये हैं, और इनको वीटो पावर दी गई है, ठीक है। अगर सब 10 और प्लस 4 सब ने जो है सहमत कर दी, लेकिन किसी एक स्थायी सदस्य ने वीटो पावर लगा दिया, तो वो जो भी है, जिस मुद्दा है, डिसीजन, वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये वीटो पावर इनके पास बहुत तगड़ी है, और सबसे ज़्यादा वीटो पावर यूज करने वाला रूस देश कौन सा है? रूस है। बहुत बार इंडिया के लिए भी इसने यूज किया है। तो इंडिया के हित में, इंडिया के तरफ से, पक्ष में। चलिए आगे देखेंगे। और इसमें जो एक बात ये मेन है कि इसके जो निर्णय होते हैं, जो भी मामला इसके पास जाता है, जो इसके निर्णय होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं। और किसी अंग के, जो 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, और किसी अंग के जो है निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं, लेकिन कंडीशंस होती है, बाध्यकारी नहीं होते। इसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। तो ये सारी बातें आप जान लें। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन ने क्यूबेक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कब किए इन्होंने? 1940 में किए या 1946 में, 49 में या 43 में? कब किए? तो इन्होंने जो है किया था 43 में किया था। करने वाले कौन कौन से थे? रूजवेल्ट और चर्चिल थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन ने क्यूबेक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, और इसमें जो है रूजवेल्ट और चर्चिल थे करने वाले।
तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है कि परमाणु विस्फोट की संधियों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? 1996 की व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, या 1976 की शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट, या फिर 1972 का थ्रेशोल्ड टेस्ट प्रतिबंध, या फिर 1963 की आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो इसमें सही कौन सा नहीं है? तो ये ऑप्शन सी जो है ये सही नहीं है। इसकी जो सही डेट है 1974। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिला दशक के रूप में जो है घोषित किया था? तो ये घोषित किया था 1976 से 85 के बीच में। 1976 से 1985 का जो एक दशक था ये महिला दशक के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया था। क्वेश्चन आपके जो है इतने ही थे। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आप देख लेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे शक्तिशाली निकाय क्या है? सुरक्षा परिषद है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा कायम करना इसका उद्देश्य है। ठीक है। निर्णय इसके क्या होते हैं? बाध्यकारी होते हैं, जो हमने अभी बताया ही था आपको। निर्णय कैसे होते हैं? बाध्यकारी होते हैं। यह विश्व के सभी देशों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि यहाँ पर जो है समानता के आधार पर ना तो किसी सभी सदस्यों को रखा जाता है। टोटल जो 5 स्थायी सदस्य हैं उसमें तो बताया ही, चीन, रूस और यूके और अमेरिका यही सब हैं, फ्रांस। तो इनमें क्या है, सभी दुनिया के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व ये करते ही नहीं हैं। कुछ क्षेत्रों को तो ये दूर दूर से इनका नाता भी नहीं स्थायी सदस्यों में, तो ये जो है सभी देशों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, यानी कि यहाँ एक प्रकार से भेदभावपूर्ण जो है रवैया है। आगे क्या है, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका का कोई भी सदस्य इसका स्थायी सदस्य नहीं है। तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है, यहाँ पर कोई भी स्थायी सदस्य नहीं है, इन क्षेत्रों से ही नहीं है। आगे क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है IAEA, इसकी स्थापना कब होती है? 1957 को होती है। ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट है, तो बस फैक्ट तरह आप लेते जाइए, इसलिए आज मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, सारे फैक्चुअल चीज़ें ही बताई हैं, क्योंकि अभी एक्सप्लेनेशन का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अगला है परमाणु तकनीक को शांतिपूर्ण कार्यों में प्रयोग को बढ़ावा। इसका उद्देश्य क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, तो क्या है इसका उद्देश्य? परमाणु तकनीक को शांतिपूर्ण कार्यों के प्रयोग को बढ़ावा देना इसका काम है। सदस्य इसके कितने हैं? 173 इसके सदस्य देश हैं। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है? वियना में है, ऑस्ट्रिया। देखेंगे विश्व व्यापार के बारे में। विश्व व्यापार संचालन के लिए सामान्य संस्थागत ढांचा विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO प्रदान करता है। तो WTO क्या है? समान संस्थागत ढांचा जो है प्रदान करता है। जो इससे लोन वगैरह लेने जाता है तो ये जो है जो स्ट्रक्चरल चीज़ें वहाँ पर कंडीशंस रखी जाती हैं उस देश के सामने। और जो WTO है ये 1995 में अस्तित्व में आता है, हमने अभी बात की थी। और गेट का ये परिवर्तित रूप है। पहले यानी कि गेट का वंशज कह सकते हैं आप, गेट का वंशज है। आगे क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो इसके जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, इसके 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, 3 पॉइंट हैं। कौन कौन से हैं? एक तो पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा होती है। ठीक है। फिर दूसरा क्या है? एजेंडा इसमें होता है, जिसको एजेंडा 21 बोलते हैं। एजेंडा 21 इसमें जो है 21 चीज़ों को बहुत जोर दे करके बोला गया था। और वन सिद्धांत इसमें रखा गया, बताया गया। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, वन सिद्धांत है, एजेंडा 21 है और पर्यावरण विकास पर रियो घोषणा, ये 3 चीज़ें। अब इसके डेप्थ में जाएंगे तो बहुत कुछ है अभी, लेकिन अब फैक्चुअल इतना ही देख लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में ज़्यादा डेप्थ में जाना ठीक नहीं है। यदि आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर इतने में ही रहिए। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1946 संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है ये। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्थापना कब होती है? 1946 में होती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है क्या है? एजेंसी है, अंग नहीं है, ये एजेंसी है। अंग सिर्फ 6 होते हैं, एजेंसियाँ बहुत सारी हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत संयुक्त राज्य मानवाधिकार परिषद का सदस्य है। 1 जनवरी 2019 को बना है। ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है इसका सदस्य भारत बना है। कब बना है? 1 जनवरी 2019 को बना है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रथम मानवाधिकार वर्ष 1948 को घोषित किया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि तृतीय विश्व
शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अल्फ्रेड सेवी ने किया था, तो ये देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। और वीटो क्या है? जो वीटो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? निषेध करता हूँ, यानी कि मैं इस चीज़ को रोकता हूँ, इसका प्रतिषेध करता हूँ, निषेध करता हूँ। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करेंगे। और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे और क्षेत्रीय संगठन से, इन सबको मिलाकर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने यहाँ डिस्कस की। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए सारी वीडियोज़ प्ले लिस्ट में लगी हैं, आप वहाँ जा कर के इनको डिटेल में भी देख सकते हैं। आज के लिए यहीं पर स्टॉप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।